एक दिन जब दीपिका सोकर उठी तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरे बाल कहाँ चले गए, मैं गंजी कैसे हो गई, मेरे बाल। और ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ और उसकी सौतेली बहन पूजा आ जाते हैं और उसे गंजा देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। एक गांव में दीपिका अपने माता पिता और एक सौतेली बहन के साथ रहती थी। उसकी सौतेली बहन पूजा काफी काली थी, पर वहीं उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे, जिस वजह से दीपिका हमेशा उससे जलती थी, क्योंकि वो गोरी होने के बावजूद भी उतनी सुंदर नहीं थी जितनी पूजा थी। और उसके बालों की तो हर कोई तारीफ करता था। भले ही पूजा सौतेली बेटी थी, पर सुमन ने उसके साथ कभी भी सौतेला व्यवहार नहीं किया था और वो अपनी दोनों बेटियों को एक समान प्यार करती थी। एक दिन की बात है, पूजा खाना बना रही थी कि तभी वहाँ पर दीपिका आ जाती है और उसे देखकर उसकी माँ सुमन ने उससे कहा, अरे दीपिका, चल आ, अपनी बहन का हाथ बटा ले आकर रसोई में। मुझे नहीं बनाना कोई खाना वाना, वही काफी है। वैसे भी एक नौकरानी के होते हुए मैं क्यों काम करूँगी। तुझे वो नौकरानी दिखती है, वो तेरी बड़ी बहन है, तमीज से बात किया कर। जब देखो तो आप मुझ पर ही चिल्लाती रहती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सौतेली वो नहीं मैं हूँ। तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरे मन में जो जहर भरा है उसे निकाल दे, वो तेरी बड़ी बहन है। अच्छा, अगर बड़ी बहन है तो कहो ना इससे कि अपने बालों को मुझे दे दे। वैसे भी ये काली है, इतने लंबे बालों का क्या ही करेगी। अरे तो ऐसे कह रही है जैसे वो अपने बाल काट के तुझे दे दे। चला रसोई में आकर काम कर और अपने झाड़ू जैसे बालों के लिए उससे लड़ाई मत किया कर। अच्छा, मेरे बाल झाड़ू जैसे हैं और इसके रेशम से। आज जब देखो तब उसकी ही साइड लेती हो। दीपिका इतना कहकर वहाँ से चली गई। दीपिका के जाने के बाद पूजा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप दीपिका से इस तरह से बात मत किया कीजिए, अभी वो छोटी है। नहीं बेटा, मैंने काफी बार देखा है, वो तुमसे हमेशा बुरा व्यवहार करती है, जबकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर तुम दोनों बहनें हो। इसके बाद सुमन वहाँ से चली जाती है और पूजा वापस रसोई में जाकर अपने काम करने लगती है। वो पूरे दिन घर का काम करती थी और अपनी माँ की सेवा भी किया करती थी, जिस वजह से सुमन उससे बहुत खुश थी। तो वहीं दीपिका उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी और खास तौर से उसे पूजा के लंबे बाल तो बहुत बुरे लगते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन पूजा अपने बालों में तेल लगा रही थी, तभी वहाँ पर दीपिका आ जाती है और वो उससे कहती है, अच्छा, तू कौन सा तेल लगाती है, मुझे भी बता, मुझे भी अपने बालों में वही तेल लगाना है। मैं तो सरसों का तेल लगाती हूँ, ला तेरे बालों में भी वही लगा देती हूँ। क्या तू मुझसे झूठ बोल रही है ना? मुझे पता है तू चाहती ही नहीं है कि मेरे बाल भी लंबे हो, क्योंकि फिर मैं तुझसे ज्यादा सुंदर दिखूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है बहन, मैं तो काली हूँ, मुझे तुमसे क्या ही जलन, तू तो वैसे भी मुझसे बहुत सुंदर है। नहीं, तू तो बस ऐसे ही कह रही है, देखना एक दिन मेरे बाल भी लंबे हो जाएंगे। इसके बाद दीपिका वहाँ से चली गई और उसके जाने के बाद पूजा काफी ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि वो कभी भी अपनी बहन को दुखी नहीं करना चाहती थी। वो हमेशा यही चाहती थी कि उसकी बहन उससे प्यार करे, पर दीपिका उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इसके बाद पूजा अपने बालों में तेल लगाने लगती है और वही दीपिका अपनी सहेली तानिया के पास आती है और बोलती है, अरे तानिया, क्या तेरे पास कोई ऐसा तेल है जिससे मेरे बाल भी लंबे हो जाएं? क्यों, तेरी सौतेली बहन ने तुझे नहीं बताया क्या? उसके बाल तो कितने लंबे हैं, मुझे तो उसके बाल देखकर बड़ी जलन होती है। हाँ, तू एकदम ठीक कह रही है, एक तो काली कलूटी है, ऊपर से बाल भी इतने लंबे हैं कि पूरी नागिन लगती है। सही कहा तूने, उससे तो टीवी सीरियल में नागिन होना चाहिए था। और ये कहकर वो दोनों हंसने लगती हैं।
तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजरती है और वो उन दोनों को हंसता हुआ देखकर उनसे कहती है, अरे क्या हुआ, क्यों इतना हंस रही हो बेटा? अरे कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। तुम बताओ कहाँ जा रही हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे ये मैंने तेल बनाया है, इससे बाल बहुत लंबे हो जाते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं होता तो मेरे बालों को ही देख लो। और ये कहकर वो उन दोनों को अपने बाल दिखाती है। उसके बाल भी काफी लंबे थे, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान रह जाती हैं। फिर उस बूढ़ी औरत से कहती हैं, क्या ये तेल आप मुझे दे सकती हैं? नहीं, ये तेल तो मैंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया है। हाँ, अगर तुम्हें ये तेल चाहिए तो इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आपको क्या चाहिए? तुम्हारे पास जो भी है दे दो, वरना मैं तुम्हें अपना तेल नहीं दूंगी। ये सुनकर दीपिका भागी भागी अपने घर जाती है और चुपचाप अपनी माँ के पर्स से पैसे निकाल लाती है। फिर उस बुढ़िया को दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उसे वो तेल दे देती है। वो तेल पाकर दीपिका बहुत खुश हो जाती है और तानिया से कहती है, अब देखना मेरे बाल भी बहुत लंबे होंगे, तब मैं उसे बताऊंगी। ज्यादा अपने बालों का घमंड दिखाती है। जब तेरे बाल लंबे हो जाएं, तो मुझे भी ये तेल दे देना, मुझे भी अपने बाल लंबे करने हैं। हाँ हाँ जरूर कर लेना। वैसे भी खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलता ही है। तू तो ऐसे कह रही है जैसे खुद कितनी अच्छी हो। खुद पर भी तो सोच, सौतेली बहन का रंग चढ़ा है, उसी की तो नकल कर रही है तू। मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा, समझी तू? दोस्त है, दोस्त की तरह ही रहे। इस तरह तानिया भी भड़क जाती है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद दीपिका अपने घर आ जाती है और तानिया गुस्से में कहती है, जा जा ले जा इस तेल को, देखना तो पूरी की पूरी गंजी हो जाएगी, गंजी। वहीं दीपिका घर पर आ जाती है और उस तेल को अपने बालों में लगाने लगती है। तभी उसके कमरे में पूजा किसी काम से आती है और उसे तेल लगाता देखकर उससे कहती है, अरे ये तुम कौन सा तेल लगा रही हो? किसने दिया है ये तुम्हें? तुमसे मतलब? तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे बात मत किया करो। मुझे तुम्हारी ये गंदी सी शक्ल देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और रही बात इस तेल की, तो ये मुझे बुढ़िया ने दिया है और इससे मेरे बाल लंबे हो जाएंगे। क्या ये तुमसे किसने कहा? इसे अपने बालों में मत लगाओ। हाँ हाँ मुझे पता है, तू तो चाहती ही नहीं कि मेरे बाल लंबे हो, है ना? अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है। कई बार लोग हमें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे तेल दे जाते हैं जो हमारे बालों को खराब कर देते हैं। नहीं, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। मुझे तो यही तेल लगाना है, यही तेल लगाना है। और ये कहकर दीपिका उस तेल को लगा लेती है। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन की बात है, जब दीपिका सोकर उठती है तो उसके सर पर कुछ ही बाल बचे थे। उसके सारे बाल झड़ गए थे। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों कमरे में आती है और दीपिका को गंजा देखकर उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटी, ये क्या हो गया? तेरे बाल कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता माँ, ये क्या हो गया? तभी पूजा को याद आता है कि दीपिका एक तेल लगाया करती थी और वो अपनी माँ से कहती है, माँ ये सब उस तेल की वजह से हुआ है। दीपिका को वो तेल किसी ने दिया था। क्या? कौन सा तेल? पूजा उस तेल की शीशी को लाती है और सुमन को दिखाती है तो सुमन शीशी को देखकर दीपिका से कहती है, अरे ये तुम्हें किसने दिया? ये तो बालों को खराब करने वाला तेल है, इससे सारे बाल झड़ जाते हैं। क्या? मुझे नहीं पता, मुझे तो एक बुढ़िया ने दिया था और कहा था मेरे बाल इससे बहुत लंबे हो जाएंगे।
अच्छा, तो उस दिन तुम ही मेरे पर्स से पैसे निकाल कर लेकर गई थी। अब देखा तुमने अपनी बहन से नफरत की वजह से अपना ही घाटा कर लिया। तुम अपनी बहन से इतनी नफरत करती थी कि तुमने अपने बालों को ही खो दिया। ये सुनकर दीपिका काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इस पर पूजा ने उससे कहा, बहन तुम मत रो, मैं तुम्हारे बालों को लंबा कर दूंगी। तुम कैसे करोगी? तुम तो चाहती ही नहीं थी कि मेरे बाल लंबे हो। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, तुम शांत हो जाओ। देखना कुछ ही दिनों में तुम्हारे बाल पहले जैसे हो जाएंगे। और उसके बाद वो रोजाना दीपिका के सर की चंपी किया करती थी और कुछ ही दिनों में दीपिका के बाल पहले जैसे और उससे भी ज्यादा लंबे हो गए, जिसे देखकर उसे काफी खुशी होती है और वो पूजा से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुमसे नफरत करती रही, तुम्हारे काले रंग से और तुम्हारे बालों से जलती रही। मुझे पता लग गया है कि ऐसा करना मेरी बेवकूफी थी, मुझे माफ कर दो। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद वो दोनों बहनें हंसी खुशी से रहने लगती हैं और अब दीपिका को भी पता लग गया था कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, सतारापुर नाम के एक गांव में रूपाली अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वैसे तो रूपाली का परिवार बहुत ही हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, क्योंकि उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। लेकिन रूपाली बचपन से ही एक अजीब सी बीमारी से जूझ रही होती है। रूपाली के बाल जन्म से ही सफेद थे, जिसकी वजह से उसके माता पिता बहुत परेशान रहा करते थे। उन्होंने रूपाली के सफेद बालों का इलाज कई सारे डॉक्टर से करवाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर की दवाई का कोई भी असर रूपाली के बालों पर नहीं हुआ और उसके बाल हमेशा सफेद ही रहे। जब रूपाली छोटी थी तब उसे लोगों की बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसे लोगों के चिढ़ाने की वजह से बहुत दुख होने लगा। उसके स्कूल में भी सभी बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे। इस वजह से तंग आकर वो अपना स्कूल चेंज करवा कर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेती है और जब वो नए स्कूल के पहले दिन अपनी क्लास में जाकर बैठती है तो क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। अरे सभी देखो तो, इस नई लड़की के बाल तो बिल्कुल ही सफेद हैं। लगता है कि ये कोई बूढ़ी अम्मा है और ये बूढ़ी अम्मा अब से हमारी क्लास में ही पढ़ा करेंगी। अरे दादी माँ, आपको अभी इस उम्र में पढ़ाई करने का शौक चढ़ा है क्या? आपकी उम्र तो अब भगवान के नाम जपने की हो गई है। अब आप पढ़ लिख कर क्या करेंगी? सभी बच्चों को अपना मजाक बनाकर हंसते हुए देखकर रूपाली बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए स्कूल से घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ भी बच्चे मेरा मजाक बनाया करते थे। इसी वजह से मैंने दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन कराने के लिए आपसे कहा था, लेकिन आज नए स्कूल में भी बच्चों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। फिर सभी मेरे बालों को बहुत तेज तेज खींच रहे थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन मेरे मना करने के बाद भी किसी ने मेरी बात नहीं मानी और सभी मेरा मजाक उड़ाते रहे। माँ, मैं अब कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे अब आगे की पढ़ाई भी नहीं करनी है और न ही मैं आज के बाद कभी घर से बाहर निकला करूंगी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ सभी मेरे सफेद बालों की वजह से मेरा बहुत मजाक बनाया करते हैं। लेकिन बेटी, इस तरह अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान करोगी, क्योंकि इस दुनिया में किसी और की वजह से हमें कभी भी अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से केवल हमारा ही नुकसान होता है, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। माँ, आप मुझे अब और मत समझाइए।
क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं आज के बाद कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी और ना ही कभी घर से बाहर निकला करूंगी। इसलिए आप प्लीज मुझ पर दबाव मत डालिए। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा कर सकती हो। मेरा काम सिर्फ तुम्हें समझाना है। चलो ठीक है, अब तुम इन फालतू की बातों पर ध्यान देना बंद करो और चलकर हाथ मुंह धो के खाना खा लो। अपनी माँ के समझाने पर रूपाली रोना बंद कर देती है और हाथ मुंह धोकर सबके साथ बैठकर खाना खा लेती है। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रूपाली भी सोने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन काफी देर तक करवटें बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसका सारा दिमाग तो लोगों की बातों पर ही रहता है और वो मन ही मन खुद को कोस रही होती है। काफी देर तक इस तरह सोचने की वजह से उसके दिमाग में आत्महत्या करने के विचार आने लगते हैं और वो मन ही मन कहती है, क्यों ना मैं आत्महत्या ही कर लूं, क्योंकि ऐसा करने से मेरे भी जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मेरे माता पिता को भी मेरी वजह से दूसरे लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस तरह अपने मन में आत्महत्या करने का विचार बनाकर रूपाली सभी के सो जाने के बाद घर से बाहर निकल जाती है और बहुत देर तक चलने के बाद वो एक कुएं के पास पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो आत्महत्या करने के इरादे से कुएं में छलांग लगाती है तो तुरंत ही एक जादुई परी उसे अपनी गोद में उठाकर कुएं से बाहर ले आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान क्यों देना चाहती थी? तुम्हारे जीवन में आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से तुमने इतनी कम उम्र में आत्महत्या करने का फैसला कर लिया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें जरूर दूंगी। परी के पूछने पर रूपाली रोते हुए अपनी सारी समस्या परी को बता देती है। उसकी समस्या को सुनकर परी उससे कहती है, बेटी तुम इस तरह निराश मत रहो, मैं तुम्हें अभी बिल्कुल ठीक कर देती हूँ। मेरे जादू से तुम्हारे ये सफेद बाल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और तुम्हारे सर पर बहुत ही खूबसूरत काले लंबे और जादुई बाल आ जाएंगे और ये बाल ना तुम्हें केवल औरों से खूबसूरत बनाएंगे बल्कि अपने जादू से तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को भी खत्म कर देंगे। तुम अपने जादुई बालों को हाथ में पकड़कर जो कुछ भी चीज मांगोगी, ये जादुई बाल तुरंत ही तुम्हें वो चीज लाकर दे दिया करेंगे। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जादू कर देती है और रूपाली के सारे सफेद बाल गायब हो जाते हैं और उसके सर पर बहुत ही लंबे काले घने और सुंदर जादुई बाल आ जाते हैं। उसके बाद रूपाली परी को धन्यवाद करती है और फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद रूपाली वापस अपने घर पर आ जाती है और सुबह अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके माता पिता अपनी बेटी की समस्या को खत्म हुआ देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद रूपाली फिर से अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है और अपने जादुई बालों की मदद से वो गरीब लोगों की मदद करती है। फिर वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। सूरजपुर गांव में मोहनलाल अपनी पत्नी निशा और बेटी चांदनी के साथ रहता था। वो बिल्कुल गोल बटोल गुड़िया सी लगती थी। सबसे सुंदर उसके बाल लगते थे। चांद से चेहरे को घेरे हुए काले काले बाल बहुत सुंदर लगते थे, इसीलिए उसके माता पिता ने उसका नाम चांदनी रखा था। लेकिन दुर्भाग्य से चांदनी की माँ की मृत्यु हो गई और मोहनलाल ने मोहिनी से दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी मोहिनी की भी एक लड़की हो गई, लेकिन वो चांदनी की तरह खूबसूरत नहीं थी। फिर ऐसे ही बहुत समय बीत गया और दोनों लड़कियां कुछ बड़ी हो गईं कि तभी एक दिन मोहिनी की लड़की शिल्पा रोती हुई आई और बोली, मम्मी अब मैं चांदनी के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। सब कहते हैं तुम चांदनी की तरह गोरी नहीं हो और ना ही तुम्हारे बाल उसकी तरह काले और लंबे हैं। पता नहीं भगवान ने मुझे
मुझे ऐसा क्यों बनाया है? अरे बेटी रो मत, तुम तो गोरी हो और तुम्हारे बाल भी लंबे हैं। हाँ लेकिन चांदनी की तरह लंबे नहीं है। जब मुझसे कोई ऐसा कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मम्मी इसकी कोई तरकीब निकालो, नहीं तो मैं आज खाना भी नहीं खाऊंगी। चिंता मत करो मेरी राजकुमारी, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। छोटी मोटी बातें तो दूर की बात है। उसी दिन मोहिनी ने जड़ी बूटियों की कोई दवा तैयार की और उसने वो बिरयानी में मिलाकर चांदनी को खाने के लिए दे दी। उस बिरयानी को खाने के थोड़ी ही देर के बाद चांदनी के पूरे शरीर में जलन पड़ने लगी और वो बोली, मम्मी पता नहीं ये बिरयानी खाकर मुझे क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरे शरीर में आग जल रही है। अरे क्या हो गया है तुझे? पता नहीं क्या बात है मम्मी। दवा का असर उसे पता नहीं था, वो तो जलन के मारे तड़प रही थी। दूसरे दिन से चांदनी के शरीर में बदलाव आने लगा। फिर चांदनी अपनी सौतेली माँ से बोली, ये क्या है? मेरा सारा शरीर धीरे धीरे काला पड़ रहा है। आज मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। मम्मी ये मुझे क्या हो रहा है? अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? थोड़े ही दिनों में चांदनी के सर के सारे बाल झड़ गए और उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। मम्मी आपने तो गजब ही कर दिया। मैंने तो इतना अच्छा रिजल्ट सोचा भी नहीं था। अब ठीक है, मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगी तब सब मुझे ही सुंदर बताएंगे। फिर एक बार मोहिनी के भतीजे की शादी का कार्ड आया। मोहिनी चांदनी और शिल्पा के साथ उस फंक्शन में गई। वहाँ बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। सब चौंक कर चांदनी को देखने लगे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। देखना तो जरा कैसा नमूना आया है, ये कितनी बदसूरत लग रही है। बिल्कुल चुड़ैल लग रही है। ऐसी बदसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके तो सर पर बाल भी नहीं है, शायद किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो गया होगा। जब ऐसा हाल है तो अपने घर पर ही बैठती जरूरी क्या है कि हर जगह जाकर घुसो। सर पर बाल भी नहीं है, कितनी अजीब लग रही है। ऐसा लगता है जैसे इसे कोयले में डुबा कर निकाला है। अब भला इसे लाने की क्या जरूरत थी? सारी पार्टी का मजा ही किरकिरा कर दिया है। उनकी ये सारी बातें सुनकर शिल्पा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अब सब उससे सुंदर बता रहे थे। चांदनी की इंसल्ट देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। आज बहुत मजा आया। बहुत बनी घूमती थी पहले, अब पता चलेगा कि मेंटल टॉर्चर होना कितना बुरा लगता है। दूसरे दिन जब शिल्पा, माँ और चांदनी लौटकर वापस घर आए तो चांदनी रोते हुए बोली, मम्मी आज से हम कहीं भी नहीं जाएंगे। सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। थोड़े ही दिनों में चांदनी और भी बदसूरत हो गई, इसलिए वो अपनी दवा लेने के लिए क्लिनिक में पहुंची थी। लेकिन वहाँ बैठे सारे मरीज चांदनी का मजाक उड़ाने लगे। एक मरीज बोला, अरे यार ये लड़की कैसी अजीब लग रही है। हाँ यार, मैंने तो आज तक ऐसी काली और बदसूरत लड़की कभी नहीं देखी जिसके सर के बाल ही गायब हो। चांदनी सुनने के सिवा और क्या कर सकती थी। वो बिना दवा लिए ही घर वापस लौट आई और सारा दिन आंसू बहाती रही। घर का सारा काम तो चांदनी ही करती थी। दूसरे दिन वो बुखार की वजह से नहीं उठी तो कुछ भी काम नहीं हुआ। शिल्पा बोली, मम्मी चाय पीनी है, अभी तक चांदनी नहीं उठी। जाकर देखो क्या बात है, कितनी देर में मिलेगी। ये सुनकर मोहिनी को बहुत जोर का गुस्सा आया और वो तमतमाई हुई आई और बोली, दिन चढ़ गया है, तुझे होश नहीं है? काली माई कहीं की, अभी तक तूने कुछ काम नहीं किया। मैं क्या करूं? मेरा उठने का मन ही नहीं करता। पूरे बदन में दर्द हो रहा है। इस बात पर तो मोहिनी को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसे चाय पीने की तलब लग रही थी। उसने चांदनी को हाथ पकड़कर उठाया और दांत पीसकर बोली, चल अब जल्दी से चाय बना ले। कसम से पूरे बदन और सर में तेज दर्द है। मनहूस कहीं की काली कलोटी, जब तुझे कोई काम ही नहीं करना है तो यहाँ से निकल जा।
मोहिनी ने हाथ पकड़कर चांदनी को घसीटा और घर के बाहर लाई। उसने चांदनी को धमकाया और कहा, आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, समझी? चल निकल यहाँ से। और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब बेचारी चांदनी बड़े बड़े आंसुओं से रोती हुई चली जा रही थी। उसके दुख का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब मैं क्या करूं? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। आज मेरी माँ होती तो ऐसा नहीं करती। बहुत थक जाने पर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वहीं पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। बुढ़िया खजूर के पत्ते जमा कर रही थी। चांदनी उसके काम में मदद करने लगी। बुढ़िया चुपचाप उसे देखती रही। जैसे ही बुढ़िया उठी, चांदनी ने उसका टोकरा उसके सर पर रखवा दिया। बेटी, तू तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तेरी दुर्दशा हो रही है। ले, मैं तुझे ये कंघा देती हूँ, इसे तू अपने बालों में फिराना। और ये शीशी है, इसमें गुलाब जल भरा है, इसे पानी में डालकर नहा लेना। भगवान की दया से फिर तुझे कोई कमी नहीं रह जाएगी। और इस जादुई कंघे से तुम जो भी मांगोगी ये वही देगा। ये सुनकर चांदनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने बुढ़िया के सामने ही कंघा अपने बालों में फिराया। कंघा फिराते ही उसके घने काले लंबे बाल वापस लहराने लगे। फिर चांदनी खुशी से अपने घर की ओर चल दी। वो बाथरूम में गई। उसने गुलाब जल को पानी में मिलाया और नहाने लगी। हे ऊपर वाले, अब मुझ पर दया करो, गुलाब जल का असर हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। नहाने के बाद जब वो बाहर निकली तो खुशी से उछल पड़ी। उसका चमचमाता गोरा रंग रूप वापस आ गया था। मम्मी देखो, मेरा गोरा रंग और मेरे बाल वापस आ गए। ये सुनते ही मोहिनी दौड़ी हुई आई और वो आंखें फाड़ फाड़ कर चांदनी को देखने लगी। अरे बेटी, तू तो पहले से भी ज्यादा गोरी हो गई है। कितनी सुंदर लग रही है। ये चमत्कार कैसे हुआ? भगवान ने ही मेरे लिए एक चमत्कार भेजा था। ऐसा जादू देखकर मोहिनी तो डर गई। अब तो बस जादुई कंघे को आजमाना बाकी रह गया था। हे जादुई कंघे, तू थोड़े से पैसों का इंतजाम कर दे और मेरी मम्मी को खुश कर दे। अब मेरी मम्मी के गुस्से को दूर कर दो। तभी उस जादुई कंघे से नोटों की गड्डी झड़ने लगी और जब गड्डियाँ देखी तो सबके मुंह पर मुस्कान आ गई। चांदनी के लिए मोहिनी के दिल में प्यार जाग उठा। ये तो कंघे की करामात थी। मोहिनी ने चांदनी को गले से लगा लिया और बोली, बेटी, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तू तो बहुत अच्छी है। चांदनी तो थी ही दिल की अच्छी। उसने सबको माफ कर दिया। शिल्पा ने भी माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो दीदी। अब तो खुशनुमा माहौल हो चुका था। घर में पैसों की कमी भी नहीं रही। फिर चांदनी दिल खोलकर गरीब लोगों की सहायता करने लगी। अब दूर दूर तक उसका नाम फैल गया और वो बहुत फेमस हो गई।